आइए मॉडल पेपर 3 आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर 3। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल इज आ प्यूरिफाइड बाय वेन आर्कल मेथड। वो कौन सी मेटल हैं जो वेन आर्कल मेथड की हेल्प से प्यूरिफाइड की जाती है। उसका आंसर हो जाएगा थर्ड, जर्कोनियम एंड टाइटेनियम। जर्कोनियम एंड टाइटेनियम को हम वेन आर्कल मेथड की हेल्प से प्यूरिफाइड करते हैं, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अ एसिडिक स्टेन। क्वेश्चन में आपसे एसिडिक स्टेन का करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है। कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है, कैल्शियम ऑक्साइड दिया गया है और आपको दिया गया है वाटर दिया गया है। हमें इनका एसिडिक स्टेन का करेक्ट ऑर्डर बताना है। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये नॉन मेटल ऑक्साइड होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड होता है। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं इनका जो नेचर होता है वो होता है एसिडिक। नॉन मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। फिर आपको दिया गया कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड सेकंड ग्रुप की मेटल है और जो सेकंड ग्रुप की मेटल होती है इनका जो मेटल ऑक्साइड होता है उसका जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर होता है। मेटल का जो नेचर होता है, मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होगा वो बेसिक होगा। फिर आपको दिया गया वाटर। जो वाटर होता है ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है जिसकी pH 7 होती है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे इनकी करेक्ट एसिडिक स्टेन का जो ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एसिडिक होगा, उसके बाद वाटर आएगा न्यूट्रल होगा और सबसे लास्ट में हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड जो कि बेसिक नेचर का होता है। तो उसका जो राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोनेट ओर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बताइए इनमें से कौन सी कार्बोनेट की ओर होगी। कार्बोनेट की ओर होगी। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ कार्बोनेट ओर। क्वेश्चन में आपसे कार्बोनेट की ओर पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा मैलाचाइट। जो मैलाचाइट होती है ये कार्बोनेट की ओर होती है, जिसका फॉर्मूला होता है कॉपर का हाइड्रोक्साइड डॉट कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। मैलाचाइट जो होती है ये कार्बोनेट की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आ 1.6 ग्राम ऑफ आ मीथेन। आइए क्वेश्चन में क्या है कि आपको मीथेन का वेट दिया गया है, 1.6 ग्राम वेट दिया गया है और क्वेश्चन ने आपसे 1.6 ग्राम ऑफ आ मीथेन में नंबर ऑफ आ इलेक्ट्रॉन पूछे। सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। देखिए 1 मोल ऑफ मीथेन इज इक्वल टू होता है 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पे आपको मीथेन का वेट दिया गया 1.6 ग्राम दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप मीथेन के मोल निकाल लेंगे। मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1.6 और मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 16 होता है। तो यहाँ से मोल ऑफ मीथेन आ गए 0.1। अगर 1 मोल ऑफ मीथेन में इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो 0.1 मोल ऑफ मीथेन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे निकल आएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6 × 10 की पावर 23। देखिए कोई आंसर मैच कर रहा है। यस, फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 55 पे क्वेश्चन नंबर 55, द नंबर ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम इन अ कैल्शियम कार्बाइड।
क्वेश्चन ने पूछा कि कैल्शियम कार्बाइड के अंदर दो कार्बन आपस में जुड़े होते हैं तो वहां पे कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बाइड का मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो कैल्शियम कार्बाइड CaC2, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, ये 2 कार्बनों से जुड़ा होगा। कैल्शियम, एक यहां पे कार्बन लग गया, एक यहां पे कार्बन लग गया, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और ये दोनों कार्बन आपस में 3 बॉन्ड की हेल्प से जुड़ेंगे। तो यहाँ पे जो पहला बॉन्ड होगा, ये आपका कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड, बाकी के दोनों बॉन्ड आपके कहलाएंगे पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कि कैल्शियम कार्बाइड में कार्बन टू कार्बन कितने पाई बॉन्ड होंगे और कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो कैल्शियम कार्बाइड के अंदर कार्बन टू कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर पूछा गया है। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नेट डाइपोल मोमेंट इज गिवन अपॉन नेट डाइपोल मोमेंट इज कैलकुलेटेड इनटू 100। परसेंटेज ऑफ आयनिक निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले का अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड डाइपोल मोमेंट की वैल्यू गिवन है 6.12 डिवाइस गिवन है। और क्वेश्चन आपको क्या दिया है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। क्वेश्चन में आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ अ डाइपोल मोमेंट गिवन है 1.03 डिवाइस गिवन है। ठीक है, देखिए जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ये आपकी होती है गिवन वैल्यू, ये आपकी होगी गिवन वैल्यू होगी। और यहाँ पे जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है, ये आपकी होती है कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। तो यहाँ वैल्यू को उठा के आप पुटअप करेंगे तो यहाँ पे आपको जो गिवन वैल्यू है वो आपको दिया गया है 1.03 डिवाइड अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू आपको गिवन है 6.12 डिवाइड इनटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स 17 के समथिंग आएगा। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सिंपली यहाँ पे आपको इसको कैलकुलेट करना था तो आप आंसर आ जाएगा 17। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 में आपसे फॉर्मल चार्ज पूछा गया है कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 57 में आपसे फॉर्मल चार्ज पूछा गया है, कार्बन का पूछा गया है। तो कार्बन का हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, ये आपका मॉलिक्यूल 1 हो गया और ये आपका मॉलिक्यूल 2 हो गया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फॉर्मल चार्ज फॉर 1 के लिए। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मल चार्ज निकालने का ये फॉर्मूला होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कार्बन जो होता है 4th ग्रुप का एलिमेंट होता है। इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आगे 4 आ गए माइनस। कार्बन के पास यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है तो यहाँ पे लोन पेयर हो जाएगा 0 प्लस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन
यहां पे देखेंगे कि इसके पास 8 बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 8 डिवाइडेड बाई 2, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0। मतलब यहाँ पे जो कार्बन है इसका जो फॉर्मल चार्ज है वो 0 आ रहा है। सेकंड बार चेक कर लेते हैं। सेकंड में देखिए वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, कार्बन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, माइनस लोन पे इलेक्ट्रॉन, कोई भी लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, लोन पे इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, प्लस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन। यहां पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे कुल 8 बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 8 डिवाइडेड बाई 2, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे फॉर्मल चार्ज आ जाएगा 0। उसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड आंसर हो जाएगा, क्यों आकाश कैमरा हिला था क्या? आइए क्वेश्चन नंबर 57 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 मैचिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58 में आपसे पूछा गया है कि मैच द मॉलिक्यूल गिवन इन अ कॉलम 1 एंड कॉलम 2। आइए कॉलम 1 SF6 दिया गया है। यहां पे हमें देखना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और उसका शेप या ज्योमेट्री क्या होगी। तो आइए सल्फर, जो सल्फर होता है ये 6th ग्रुप का एलिमेंट होता है। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर गए हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसके पास 6 फ्लोरीन लगे हैं, आइए यहां पे ये आ गया स्क्वायर बाय पिरामिडल। मतलब यहां पे जो पहला आपको दिया गया है इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो होगी स्क्वायर बाय पिरामिडल होगा, तो इसका जो राइट मैचिंग होगी वो हो जाएगी 4th वाली। मैं यहां लिख दे रहा हूं, उसकी जो राइट मैचिंग होगी वो हो जाएगी 4th। सेकंड बार चेक करते हैं। सिलिकॉन, जो सिलिकॉन होता है ये होता है 4th ग्रुप का एलिमेंट होता है। इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए इसके साथ 4 Cl लगे हैं, तो यहां पे जो इसका होगा एक सेल यहां पे लग गया, यहां लग गया, एक यहां लग गया और एक यहां लग गया, ठीक है। इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा 4sp3 होगा और इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो हो जाएगी टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो बी वाले का राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। बी वाले का राइट आंसर होगा फर्स्ट होगा, और शायद मैंने यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिखा है, वो हो जाएगा 6sp3d2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सी में चलते हैं। आर्सेनिक, आर्सेनिक ये होता है 5th ग्रुप का एलिमेंट होता है। इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 5 बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन बना, ये 5 बॉन्ड पे बना सकता है। तो यहाँ पे इसका जो ज्योमेट्री है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 5sp3d होगा, 5sp3d होगा, तो हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। तो इसकी जो राइट मैचिंग होगी सेकंड वाली होगी, ये हो जाएगा सेकंड। आगे बढ़ते हैं BCl3। बोरान, जो बोरान होता है ये 3rd ग्रुप का एलिमेंट होता है। इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हो जाएगा sp2 हो जाएगा, और इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो हो जाएगी ट्रायंगुलर, ज्योमेट्री हो जाएगी ट्रायंगुलर हो जाएगी। तो उसका जो ज्योमेट्री आ गई ट्रायंगुलर, तो ये हो जाएगा 3rd। तो यहाँ पे इसकी आगे राइट मैचिंग आ गई। ए का हो गया फर्स्ट, ए का हो गया 4th, बी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का हो जाएगा सेकंड और डी का हो जाएगा 3rd। देखिए कोई मैच का आंसर चला गया। यस, सेकंड हो जाएगा इसका, सेकंड इज द राइट आंसर। ये बड़ा हिल रहा है यार।
सेकंड इज द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है कि 0.2 ग्राम ऑफ एन एसिड रिक्वायर्ड 20 ml ऑफ अ डेसी नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ एसिड। क्वेश्चन ने आपसे इस अननोन एसिड का इक्विवेलेंट वेट पूछा है और क्वेश्चन ने यहाँ पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है, तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 0.2 ग्राम एसिड को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिक्वायरमेंट है 20 ml डेसी नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिक्वायरमेंट होगी। तो बताइए एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों के बीच में हम लगाएंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इक्वल टू मिलीग्राम ऑफ इक्विवेलेंट। वॉल्यूम दिया गया 20 ml, तो मोलरिटी इन वॉल्यूम इन ml इनटू नॉर्मलिटी। अप्लाई कर दीजिए। तो हमें यहाँ पे वेट आपको गिवन है 0.2 ग्राम, तो 0.2 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वॉल्यूम आपको गिवन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 20 ml और नॉर्मलिटी आपको दी गई है डेसी नॉर्मल 1/10 नॉर्मल। सॉल्व कर लेंगे इसको। तो यहां से आपका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 200 ग्राम। तो यहां से आपका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 100। कोई आंसर मैच कर रहा है 100 ग्राम। यस, फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है कि एन इम्प्योर सैंपल। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक इम्प्योर सैंपल ऑफ अ सिल्वर है 1.5 ग्राम इज अ हीटेड विद अ सल्फर, जिसको हमने सल्फर की प्रेजेंटेशन में हीट किया फॉर्म 0.124 ग्राम ऑफ अ सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। व्हाट वाज द परसेंटेज यील्ड ऑफ अ सिल्वर सल्फाइड। क्वेश्चन ने आपसे सिल्वर सल्फाइड की परसेंटेज ऑफ अ यील्ड पूछा है। तो यहाँ पे आप क्या गिवन है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास सिल्वर है, क्वेश्चन नंबर 60, आपको यहाँ पे 1.5 ग्राम सिल्वर दिया गया है जो कि सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करने के बाद ये बना रहा है सिल्वर सल्फाइड। तो मस्ट बी रिएक्शन बैलेंस। तो सबसे पहले आप यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने आपको सिल्वर सल्फाइड का जो वेट है वो आपको दिया है 0.124 ग्राम दिया गया है। बट यहाँ पे आपको जो ये वेट दिया गया है ये प्योर वेट नहीं है, ये आपको दिया गया है इम्प्योर वेट दिया गया है। ये आपको इम्प्योर वेट दिया गया है या टोटल वेट भी कह सकते हैं दिया गया है। और क्वेश्चन में आपसे परसेंट ऑफ यील्ड पूछा गया है। आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, सिल्वर का एटॉमिक वेट होता है 108 होता है। तो हम कह सकते हैं कि 216 ग्राम सिल्वर कंबाइन कर रहा है सिल्वर सल्फाइड। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो हो जाएगा 248 ग्राम के साथ। ठीक है,
216 ग्राम सिल्वर कंबाइन कर रहा है 248 ग्राम सिल्वर सल्फाइड के साथ, तो 1.5 ग्राम सिल्वर कंबाइन करेगा तो यहाँ पे निकल आएगा 1.72 ग्राम सिल्वर सल्फाइड। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा दिया सिंपली। मैंने यहाँ पे बस आपको इतना ये बताया कि अगर इतने ग्राम सिल्वर सल्फाइड के साथ कंबाइन कर रहा है तो 1.5 ग्राम सिल्वर कंबाइन करेगा 1.72 ग्राम सिल्वर सल्फाइड के साथ करेगा। ठीक है, तो यहाँ से सिल्वर सल्फाइड का ये अब आपका निकल आया, प्योर वेट निकल आया। अब हमें यहाँ पे निकालना है परसेंटेज ऑफ यील्ड निकालना है। तो आइए, तो परसेंटेज ऑफ यील्ड तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो आपको टोटल वेट दिया गया था वो दिया गया 0.124 दिया गया है, और यहाँ पे आपने निकाला है इसका प्योर वेट निकाला है 1.72 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से इसका आ जाएगा परसेंटेज बाय वेट आ जाएगा तकरीबन 72%, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है कि द बोहर ऑर्बिट ऑफ अ रेडियस फॉर द हाइड्रोजन एटम n इक्वल टू 1 approximately 0.53 एंगस्ट्रॉम द रेडियस ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्वेश्चन में आपसे सेकेंड ऑर्बिट के लिए रेडियस पूछा गया है। ये आपकी होगी फर्स्ट सेल और ये होगी सेकंड सेल। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो अपने फर्स्ट ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। इस समय इसकी जो रेडियस है वो आपको दी गई 0.53 एंगस्ट्रॉम दी गई है। किसी बाहरी सोर्स के द्वारा से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और एक्साइट होके सेकंड वाली स्टेट में आ गया, मतलब सेकंड एनर्जी लेवल पे आ गया। तो बताइए यहाँ पे इसकी रेडियस R2 क्या होगी। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको सिंपली लगाना पड़ेगा रेडियस का फॉर्मूला। तो R इक्वल टू 0.53 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की चर्चा हो रही है। अगर हाइड्रोजन एटम मतलब दोनों कंडीशन में एटम सेम है, अगर एटम सेम है तो उनका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से आपका जेड कैंसिल आउट हो गया। 0.53 एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कैंसिल आउट हो गई। तो यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी R1 अपॉन R2 इक्वल टू N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। R1 आपको दिया गया है R1 आपको दिया गया है 0.53 अपॉन R2 आपको निकालना है आकाश R1 N1 आपको दिया गया है N1 है 1 का स्क्वायर 1 हो गया, N2 मतलब 2 का स्क्वायर 2। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0.53 अपॉन R2 इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। सो यहाँ से आपकी R2 की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 3 12 5 20 21 2.12 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपकी R2 आ गया, यहाँ पे आपकी रेडियस 2 आ गई 2.12 एंगस्ट्रॉम। थर्ड आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 द क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन आर गिवन। क्वेश्चन में यहाँ पे आपको 4 क्वांटम नंबर गिवन है और क्वेश्चन ने क्या पूछा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। क्वेश्चन ने आपसे इंक्रीजिंग एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर पूछा है। तो n प्लस l इज अट्रैक्टिव फॉर द एनर्जी
मतलब जिसके लिए n+l की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उस ऑर्बिट की एनर्जी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला ऑप्शन n = 4, l = 2, 4 + 2 = 6। मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, ये आपका आ गया 6 आ गया, 3 + 2 5 हो गया, 4 + 1 ये भी 5 हो गया और 3 + 1 4 हो गया। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, पहले वाले की हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी पहले वाले, फर्स्ट की आ जाएगी, फिर किसकी आएगी। अब यहाँ पे देखिए सेकंड थर्ड में दोनों का सम 5 आ रहा है। तो यहाँ पे बट यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एनर्जी लेवल आपको फोर्थ दिया गया है और यहाँ पे एनर्जी लेवल आपको थर्ड दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस से जैसे सेलों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है उनकी एनर्जी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे थर्ड वाले की एनर्जी सेकंड वाले से ज़्यादा हो जाएगी और सबसे कम होगी फोर्थ वाले की, फोर्थ की। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। कोई मैच कर रहा है? थर्ड आंसर होगा इसका। चलिए इसका आंसर आएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में आपसे पूछा गया है ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपसे पूछा गया है। इस कॉम्प्लेक्स में आयरन की Fe की निकालना है हमें, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमें निकालना है। तो आइए सबसे पहले निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। हमने मान लिया कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर x है, x + 6 × साइनाइड की होती है -1 = -4। सो x - 6 = -4, x बराबर आ जाएगा -4 + 6। सो यहाँ से x इक्वल आ जाएगा +2। यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर आ गई +2 आ गई। अब हमें निकालना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए होता फॉर्मूला होता है सम ऑफ डेंसिटी इनटू इट्स नंबर, सम ऑफ डेंसिटी इनटू इट्स नंबर। साइनाइड, जो साइनाइड होता है ये मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, इसकी जो डेंसिटी होती है वो 1 होती है। तो 1 × 6, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6 आ गया। थर्ड हम निकालेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो गया प्लस 2 × 6 24 प्लस 12। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ जाएगा 36। तो +2 6 एंड 36। थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन कह रहा है कि ए मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ H2 हीलियम एंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक मिक्सचर है 1 मोल ऑफ ईच। एक कंटेनर है, इस कंटेनर में 3 गैस आपको दी गई हैं, H2 दी गई है प्लस हीलियम दिया गया है
और O2 दी गई है। क्वेश्चन में कहा है कि प्रत्येक का 1 मोल है, मतलब यहाँ पे आपको प्रत्येक का 1 मोल दिया गया है। ये आपको गिवन है। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा है, enclosed in a cylinder of volume V at a temperature T if the partial pressure of H2 is a 2 atmosphere। क्वेश्चन में आपको H2 का पार्शियल प्रेशर गिवन है 2 एटमॉस्फेयर, और क्वेश्चन ने आपसे पूछा है द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस इन द सिलेंडर। क्वेश्चन में आपको H2 का पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गिवन है 2 एटमॉस्फेयर, और क्वेश्चन में आपसे टोटल प्रेशर पूछा गया है। सो टोटल प्रेशर इक्वल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ठीक है। आइए हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल प्रेशर निकालना है। यहाँ पे H2 का पार्शियल प्रेशर आपको दिया गया है 2 एटमॉस्फेयर प्लस। अब देखिए क्या है, जो पार्शियल प्रेशर होता है वो मोल के डायरेक्टली होता है, मतलब मोल के डायरेक्टली होता है। इस कंटेनर में जिस गैस के मोल जितने ज्यादा होंगे उस गैस का पार्शियल प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा। बट क्वेश्चन ने आपसे साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पे प्रत्येक गैस का 1 मोल आपको गिवन है। अगर 1 मोल सभी का मोल अगर फिक्स है तो जाहिर सी बात है कि सभी का पार्शियल प्रेशर भी सेम होगा। अगर सभी के मोल एक समान है तो इनका पार्शियल प्रेशर भी एक समान होगा। तो जाहिर सी बात है अगर 2 एटमॉस्फेयर पार्शियल प्रेशर H2 का है तो 2 एटमॉस्फेयर हीलियम का होगा और 2 ही एटमॉस्फेयर O2 का होगा। तो यहाँ पे इन सभी का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो 2 एटमॉस्फेयर ही होगा। तो यहाँ पर टोटल प्रेशर आपका आ जाएगा 6 एटमॉस्फेयर। अगर तीनों गैसों के मोल आपस में सेम है तो उनका पार्शियल प्रेशर भी सेम होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में आपसे करेक्ट IUPAC नेमिंग पूछी गई है। IUPAC नेमिंग के लिए हम सबसे पहले कार्बन की लंबी से लंबी चैन छाटेंगे। तो यहाँ पे हमें कुल 5 कार्बनों की लंबी से लंबी चैन मिल रही है। अब सेकंड काम क्या है, फिर हम करते हैं नंबरिंग हमेशा वहां से करेंगे जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, एक लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है और दूसरा लगा अल्कोहल लगा है। बट इन दोनों में जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है कंपेयर टू OH। तो यहाँ पे जो OH हो गया ये आपका वर्क करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे हम इसका सफिक्स नहीं बल्कि यहाँ पे हम इसका लिखेंगे प्रीफिक्स। तो इसका जो IUPAC नेमिंग हो जाएगी वो हो जाएगी 4 हाइड्रोक्सी 5 कार्बनों का एल्कीन पेंट सेकंड डबल बॉन्ड की पोजीशन है थर्ड। तो पेंट 3 इन ओइक एसिड। तो उसका जो राइट IUPAC नेम होगा 4 हाइड्रोक्सी पेंट 3 इन ओइक एसिड। कोई आंसर मैच कर रहा है? 4 हाइड्रोक्सी पेंट 3 यस 4 हाइड्रोक्सी 3 पेंट इन ओइक एसिड। सेकंड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में नियोहेप्टाइल अल्कोहल। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बताइए नियोहेप्टाइल अल्कोहल को करेक्टली कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा ऑप्शन नियोहेप्टाइल अल्कोहल को सही से रिप्रेजेंट कर रहा है। नियोहेप्टाइल नियो का मतलब एक ऐसा कार्बन जिससे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हों
एक CH2 लगाओ और यहां पे हमें बनाना हेप्टाइल। हेप्टाइल का मतलब हो गया 7 कार्बन, 5 कार्बन हो गए, ये आपका बन गया हेप्टाइल। और यहां पे एक लगा देंगे आप OH, तो बन जाएगा नियो हेप्टाइल अल्कोहल। ये बन गया आपका नियो हेप्टाइल अल्कोहल। कोई मैच कर रहा आंसर? यस, थर्ड वाला हो जाएगा नियो हेप्टाइल अल्कोहल हो जाएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि द रिएक्शन विद HBr प्रोड्यूसर। यहाँ पे हम एल्कीन की रिएक्शन करने जा रहे हैं HBr के साथ, तो बताइए मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? C6H5 CH डबल बॉन्ड CH3। एल्कीन आपको दिया गया है जिसको हम रिएक्ट करा रहे हैं HBr के साथ। आइए देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया एल्कीन दिया गया और साथ में आपको दिया गया HBr दिया गया, तो यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। ये पाई बॉन्ड टूटेगा और किसी एक कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। अब ये पाई बॉन्ड टूट के यदि इस कार्बन पे शिफ्ट होगा तो उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज के बगल में रखा है फिनाइल रखा है, जो कि रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होगा। तो जाहिर सी बात है इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आएगा इलेक्ट्रोफाइल आएगा और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। तो प्लस को दे दो नेगेटिव और नेगेटिव को दे दो प्लस। इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पे आके अटैक करेगा प्लस वाला और प्लस वाले के ऊपर आके अटैक करेगा नेगेटिव वाला। तो यहाँ पे आपको जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा। ये आपका हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ने आके अटैक किया और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो आपको जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। कोई आंसर मैच कर रहा है? थर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड -I इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शन में वो कौन सा ग्रुप है मिथाइल का, वो कौन सा ग्रुप है जो -I इफेक्ट को शो करेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इसके मिथाइल के साथ लगा Cl लगा है। Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी कार्बन से ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे +I इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पे तो नॉन पोलर हो गया, बात ही नहीं करेंगे। यहाँ पे भी लगा है -I इफेक्ट शो करेगा, तो इस पर क्या आएगा +I आएगा, गलत हो गया। फोर्थ वाले ऑप्शन को आप देखेंगे, यहाँ पे मिथाइल के साथ लगा मैग्नीशियम, मिथाइल के साथ लगा मैग्नीशियम लगा। जो मैग्नीशियम होता है मेटल है, और जो मेटल होती है इनके ऊपर हमेशा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर मिथाइल पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, तो -I इफेक्ट को शो करेगा। फोर्थ आंसर इज द राइट होगा, जो कि -I इफेक्ट को शो कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, और क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। क्वेश्चन में आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। आइए, Mg+2 रिड्यूस हो रहा है Mg में, और यहाँ पे इसका SRP आपको गिवन है, यहाँ पे आपको SRP की वैल्यू गिवन है, वो आपको दी गई है -2.37 वोल्ट दिया गया है।
ये आपका हो गया फर्स्ट। और सेकंड में क्या है कि यहाँ पे Zn2 प्लस रिड्यूस हो रहा है जिंक में, और इसके लिए आपको SRP की वैल्यू गिवन है -0.76 वोल्ट गिवन है। फिर आपको दिया गया Fe+2 रिड्यूस हो रहा है आयरन में, और इसके लिए आपको SRP की वैल्यू गिवन है -0.44 वोल्ट, ये आपको गिवन है। अब क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट पूछे हैं, आइए देख लीजिए। देखिए यहाँ पे हाईली निगेटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज़्यादा, मतलब उसका रिड्यूसिंग नेचर उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम बात की जाए कि सबसे ज़्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, तो जिसकी निगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी रिड्यूसिंग पावर भी ज़्यादा होगी। तो अगर बात की जाए रिड्यूसिंग पावर की, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर हो जाएगी, फिर हो जाएगी जिंक, और हो जाएगी फिर आयरन की हो जाएगी। ठीक है, आइए ये हो गया रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर निकल आया। अब हमें यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ने हैं। जिंक विल रिड्यूस Fe+2। जो जिंक है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो जिंक है वो Fe+2 को रिड्यूस कर सकता है। बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो जिंक है आप देखेंगे, जो जिंक है, जिंक की रिड्यूसिंग पावर आयरन से ज़्यादा आ रही है, तो जो जिंक है वो Fe+2 को रिड्यूस कर देगा Fe में। तो उसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, जिंक की रिड्यूसिंग पावर Fe से ज़्यादा है, तो जो जिंक होगा वो Fe को रिड्यूस कर देगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको दिए गए हैं, और क्वेश्चन क्या पूछा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। क्वेश्चन में आपसे बेरियम सल्फेट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, यहाँ पे आपको BaCl2 गिवन है, H2SO4 गिवन है और HCl गिवन है। BaCl2 के लिए, बेरियम क्लोराइड के लिए आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया गया है एट इन्फिनाइट, ये दिया गया है। सेकंड में आपको गिवन है H2SO4 के लिए, और थर्ड आपको दिया गया है HCl। और क्वेश्चन ने आपसे पूछा है बेरियम सल्फेट के लिए। देखिए बेरियम सल्फेट Ba+ आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये आ गया प्लस। सल्फेट आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये हो गया सल्फेट का हो गया। ठीक है, अब बेरियम सल्फेट आपको मिल गया, बट बेरियम सल्फेट के साथ साथ यहाँ पर HCl भी आ रहा है, तो आपको HCl को रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा थर्ड वाला, ये हो जाएगा, तो ये होगा इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का (1+2 - 3), (1+2 - 3) थर्ड होगा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 71। Question number 71. What amount of ice will separate out on cooling a solution of containing 50 gram ethylene glycol in a 200 gram of water? ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मान लो कि हमारे पास एक एथिलीन ग्लाइकॉल का एक सॉल्यूशन है। हमने मान लिया कि ये सॉल्यूशन है जहां पर 200 ग्राम आपको वाटर दिया गया। अब ये 200 ग्राम जो वाटर है, इसमें वाटर भी है
और इसमें आइस भी है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इसमें 50 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को डाला। हमने इसमें 50 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को डाला। जो एथिलीन ग्लाइकोल होता है वो क्या करता है कि फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा। तो जाहिर सी बात है, जब आप इस सॉल्यूशन में एथिलीन ग्लाइकोल को डालेंगे तो क्या करेगा, ये फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देगा। तो जो यहाँ पे जो आइस होगी वो आके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा कि बताइए कि 50 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को डालने पे जो आइस का अमाउंट है, कितना अमाउंट आइस का सेपरेट हो जाएगा, हमें ये बताना है। आइए तो चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। क्वेश्चन में आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया गया माइनस का 9.3 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। हम जानते हैं कि सॉल्वेंट वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ से आपकी डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से आपका टेम्परेचर इन द फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा 93 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब यहाँ पे हम निकालेंगे डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैरिटी एम निकालेंगे, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आपकी आ गई 93 आ गई, और के एफ की वैल्यू आपको गिवन है 1.86 इंटू मोलैरिटी एम। तो यहाँ से आपकी मोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगी, मोलैरिटी आपकी आ जाएगी 93 डिवाइडेड बाई 1.86। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी मोलैरिटी 5 आ जाएगी। ये आपकी मोलैरिटी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अमाउंट ऑफ आइस, हमें निकालना था। तो आपने मोलैरिटी निकाल लिया। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे मोलैरिटी का, मोलैरिटी इक्वल हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो यहाँ पे आप कहेंगे 1000 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मोलैरिटी कितनी आ गई 5 है। हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट आपका आ जाएगा, मोलैरिटी के साथ 5 रखोगे वो यहाँ पे आ जाएगी। तो मोल ऑफ सॉल्यूट आपको पहले निकालना पड़ेगा, मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा। तो मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब यहाँ हम निकालेंगे मोल एथिलीन ग्लाइकोल को निकालेंगे। एथिलीन ग्लाइकोल का वेट आपको दिया गया 50 ग्राम दिया गया है, और उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 62 होता है। उसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे जो मोल आएंगे वो आ जाएंगे तकरीबन 0.8 या समथिंग आएगा। हाँ 0.8 आ जाएगा। ये आप देखिए यहाँ पे आपके मोल ऑफ सॉल्यूट आ गया 0.8 आ गया, तो मास ऑफ सॉल्वेंट तो 0.8 आपका ये आ गया, मोल ऑफ सॉल्यूट आ गए। मोलैरिटी आपकी 5 आई थी इंटू 1000। यहाँ से तकरीबन आपका आ जाएगा 160। तो यहाँ से आपका मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया 160 ग्राम आ गया। ये क्या आ गया, ये आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया 160 ग्राम आ गया। बट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अमाउंट ऑफ आइस पूछा गया है। तो यहाँ पे आप टोटल मास आपको कितना दिया गया है 200 ग्राम दिया गया है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा अमाउंट ऑफ आइस इक्वल टू 200 माइनस का 160 40 ग्राम। फर्स्ट आंसर हो जाएगा अप्रॉक्स 40 ग्राम, फर्स्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72,
मेनी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर विल पॉसिबल इन अ गिवन कंपाउंड, इस कंपाउंड में कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होंगे। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेंगे नंबर ऑफ अ कायरल कार्बन, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ अ कायरल कार्बन होंगे। तो यहाँ पे हमें तो 3 नंबर ऑफ अ कायरल कार्बन दिखाई पड़ रहे हैं। अगर नंबर ऑफ अ कायरल कार्बन 3 है तो यहाँ पे कुल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर हो जाएंगे 8। तो आप निकाल लेंगे नंबर ऑफ एक्टिव आइसोमर इक्वल टू 2 की पावर n। n होता है नंबर ऑफ अ कायरल आइटम, तो 2 की पावर 3। तो यहां से आपके 8 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर आ जाएंगे। आंसर जाएगा थर्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। Which of the following when heated with the potassium hydroxide and primary amine give a कार्बिल एमीन टेस्ट। देखिए जो कार्बिल एमीन टेस्ट होता है, कार्बिल एमीन टेस्ट डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी एमीन, जो कार्बिल एमीन टेस्ट होता है डिटेक्शन ऑफ अ प्राइमरी एमीन होता है। यहां पे हम क्या लेते हैं, ये हमने ले लिया प्राइमरी एमीन ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस और साथ में लेंगे क्लोरोफॉर्म। तो यहां पे हमें प्राप्त होगा एल्किल आइसोसाइनाइड, ये आपकी कहलाते हैं कार्बिन एमीन टेस्ट। इसका जो आंसर हो जाएगा यहां पे आपको लेना पड़ेगा क्लोरोफॉर्म, फर्स्ट आंसर का होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है कि असाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ मेजर प्रोडक्ट एक्स। क्वेश्चन में आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है। भाई यहाँ पे आप कार्बोक्सिलिक के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, एसोसिएटिव कर रहे हैं, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या होगा कि जहां जहां पे OH होंगे, जहां जहां पर OH होगा वहां वहां पे आपको Cl लगाना है। तो एक Cl यहाँ पर जाएगा, ये क्या करता है, ये OH को रिप्लेस करेगा और उसके स्थान पे Cl को देगा। एक सेल यहाँ पर जाएगा, उसका जो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा सेकंड वाला। सेकंड इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपको सिंपली OH को हटाना है और Cl को लगा दीजिए, आपका मेजर प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75। Which of the following will not give a Cannizzaro रिएक्शन। इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो Cannizzaro रिएक्शन नहीं देगा। Which of the following will not give a Cannizzaro रिएक्शन। आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा राइट आंसर होगा थर्ड होगा। जो थर्ड वाला ऑप्शन आपको गिवन है ये Cannizzaro रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे इसके पास है क्लोरोफॉर्म, इसके पास है CHCl3, बल्कि Cannizzaro नहीं देगा। ये आपको देगा हैलोफॉर्म रिएक्शन, ये आपको देगा हैलोफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे जो CHCl3 होता है, जो क्लोरोफॉर्म होता है, ये गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन मिलेगी। आंसर हो जाएगा थर्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। क्वेश्चन ने कहा कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 हो गया, N2 में 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और आप जानते हैं कि एक बॉन्ड के फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो 3 बॉन्ड के फॉर्मेशन में 6 इलेक्ट्रॉनों का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, एक बॉन्ड के फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होती है, तो 3 बॉन्ड फॉर्मेशन में 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 77। द पेयर ऑफ एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन में पूछा कि बताए इनमें से कौन सा पेयर एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड होगा। तो पहला आपको दिया गया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है ये एम्फोटेरिक मेटल होती है, इसका जो नेचर होगा वो होगा एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, एम्फोटेरिक होगा। लिथियम
हाइड्रोक्साइड लिथियम, जो लिथियम होता है फर्स्ट ग्रुप की मेटल होती है, इसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, इसका नेचर हो जाएगा बेसिक और इसका हो जाएगा एम्फोटेरिक। ये तो गलत हो गया, हमें यहाँ पे एम्फोटेरिक का पीएच देखना है। यहाँ पे देखिए बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका जो नेचर होगा एम्फोटेरिक होता है, तो इसका जो हाइड्रोक्साइड का नेचर होगा वो हो जाएगा एम्फोटेरिक हो जाएगा। और यहाँ पे आपको दिया गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ये होता है बेसिक, सेकेंड ग्रुप की मेटल है, इसका हाइड्रोक्साइड का जो नेचर होगा वो हो जाएगा बेसिक हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको दिएगा बोरान, बीओएच का होता है बोरान जो होता है थर्ड ग्रुप का मेटल होता है, इसका जो नेचर होगा वो हो जाएगा बेसिक होगा। और यहाँ पे आपको दिया गया बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड दिया गया है, इसका नेचर हो जाएगा एम्फोटेरिक हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखिए बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो नेचर होगा एम्फोटेरिक हो जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर आपको दिया गया जिंक का हाइड्रोक्साइड दिया गया, जिंक होता है ये भी एम्फोटेरिक मेटल होती है, तो इसका जो हाइड्रोक्साइड होगा उसका नेचर कैसा होगा एम्फोटेरिक हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो आपको बिल्कुल सही दिया गया है, यहाँ पे दोनों ही एम्फोटेरिक के नेचर होंगे, आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है कि लैबोरेटरी मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अ डाइबोरिन। क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए लैब में डाइबोरिन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड को जब हम I2 के साथ हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पॉलीइथर, तो वहां पे डाइबोरेन B2 का फॉर्मेशन होता है प्लस सोडियम आयोडाइड प्लस H2 गैस बनती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड जाएगा। लैबोरेटरी में डाइबोरेन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड को जब हम I2 के साथ इन पॉलीइथर में ट्रीट करते हैं तो डाइबोरेन का फॉर्मेशन होता है प्लस सोडियम आयोडाइड प्लस H2 गैस का फॉर्मेशन होता है, आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 आइए ये रिएक्शन आपको देखनी पड़ेगी। 79 यहां पे आपको दिया गया विथ नॉट रीजन दिया गया है PH MgBr जो कि ट्रीट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड साथ। फर्स्ट स्टेप में ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट कर रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, ये क्या करेगा ऑक्सीजन इस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, तो ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव आएगा और इस पे चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। नेगेटिव को देंगे प्लस और प्लस को देंगे नेगेटिव देंगे, तो नेगेटिव वाला ये प्लस के पास चला जाएगा। अब जैसे ये फिनाइल जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन की वैलेंसी 4 से 5 हो जाएगी, ये कार्बन हड़बड़ाने लगेगा और यहाँ से पाई बॉन्ड टूटेगा और टूट के इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे फुली नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे ऑक्सीजन पे फुली नेगेटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस जाएगी और पीछे से जाके अटैक कर देगी। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा, ये आपका बनेगा फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट बनेगा, ये बन गया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या आएगा, सेकंड स्टेप में आएगा वाटर आएगा, पानी। तो यहां से फॉर्मेशन हो जाएगा, इसके पास होते हैं लोग क्या होंगे ऑक्सीजन पास, ये क्या करेगा वाटर के अंदर से H+ आयन को खींचेगा, तो यहां पे आपका जो बनेगा अब ये आपको बन जाएगा बेंजोइक एसिड बन जाएगा। यहाँ पे ये आपका बन गया बेंजोइक एसिड बन जाएगा और यहाँ पे आपका बनेगा मैग्नीशियम
वो हाइड्रोजन बन जाएगा। ठीक है, जब आपका बन गया, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में वापस से बिग नॉट रिजेक्ट आएगा और वापस से यहाँ पे CH3Mg आएगा, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अपना से एक H+ आयन को निकालेगा, ये अपना से एक H+ आयन को निकालेगा और ये मिथाइल H+ आयन को पकड़ के अलग हो जाएगा मीथेन के फॉर्म में। तो यहाँ पर हो जाएगा CH4 बन जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा, वापस बन जाएगा ये तो यहाँ पे जो आपको बनेगा प्रोडक्ट मीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसका अर्थ हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। ये थी इसकी मैकेनिज्म। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, फाइंड आउट द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अ फॉलोइंग ईस्टर। क्वेश्चन में आपसे ईस्टर की रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा गया है टूवर्ड्स हाइड्रोलिसिस। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें ईस्टर की रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखना है, जो कि रिएक्टिविटी ऑफ ईस्टर टूवर्ड्स हाइड्रोलिसिस is attractive for the माइनस आई एंड इनवर्स टू द प्लस आई। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लगा है, ये होता है इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप होता है और यहाँ पे लगा है इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग ग्रुप लगा है और यहाँ पे भी लगा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है। ठीक है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि सी वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो पहले हो जाएगा सी वाला, फिर आएगा ए। अब हमें यहाँ पे बी और डी में चेक करना है, क्योंकि यहाँ भी प्लस आर लगा है और यहाँ भी प्लस आर लगा है, बट यहाँ पे जो डी वाले में जो प्लस आर है वो बी वाले को डोमिनेट कर देता है। तो उसका जो ऑर्डर बन जाएगा बी और देन बी, ये आपका बनेगा ऑर्डर CABD। क्वेश्चन नंबर 80, ऑर्डर बन जाएगा CABD। अगला क्वेश्चन है, परमानेंट हार्डनेस कैन बी रिमूव बाय। वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, कैल्गॉन का यूज करते हैं एंड परम्यूटेड प्रोसेस का भी यूज करते हैं। तो वाटर की परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए हम वॉशिंग सोडा, कैल्गॉन और परम्यूटेड प्रोसेस तीनों का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है, बेंजीन है। बेंजीन के साथ हम यहाँ पे आपको बेंजीन दिया गया और साथ में आपको दिया गया Cl2 में दिया गया है इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड दिया गया। तो यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपको जो Cl2 दिया गया वो आपको एक्सेस में दिया गया है। यहाँ पे जो Cl2 आपको दिया गया है वो एक्सेस में दिया गया है, यहाँ पे जो होगा एक्सेस में दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि प्रत्येक कार्बन पे जाके अटैक करेगा, तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा। ये आर्थोमीटा पहला सभी में जाके अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो Cl2 दिया गया वो एक्सेस में दिया गया। उसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन से लगे सभी हाइड्रोजन आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सभी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और वहां पे Cl लग जाएगा। तो उसका जो आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83।
ए, यहाँ पे आपको एल्काइन, यहाँ पे आपको एल्काइन दिया गया है और एल्काइन का हमने कहा गया है लिंडलास कैटालिस्ट। हमने एल्काइन के ऊपर डाला लिंडलास कैटालिस्ट डाला, लिंडलास कैटालिस्ट पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट। जब आप किसी एल्काइन के ऊपर लिंडलास कैटालिस्ट डालते हो तो वहां पे सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पर सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। फिर आपने क्या किया, एल्काइन की आपने रिएक्शन करा दिया बल्ज रिडक्शन। जब आप एल्काइन की बल्ज रिडक्शन कराते हैं तो वहां पर ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पर ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, उसका जो अर्थ हो जाएगा सिस एंड ट्रांस। आइए क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84, विच वन इज अ मोस्ट रिएक्टिव टू वर्ड्स SN1। क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए SN1 के लिए मोस्ट रिएक्टिव कौन सी रिएक्शन होगी। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN1 इज अट्रैक्टिव फॉर होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, मतलब बनने वाला इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उस मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी SN1 के प्रति उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन में जब यहाँ से Br निकलेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। सेकंड वाले ऑप्शन में आप देखेंगे जब यहाँ से Br निकलेगा तो इस पर सेकेंडरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। थर्ड वाले ऑप्शन में Br बाहर निकलेगा तो इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। फोर्थ वाले ऑप्शन में Br बाहर जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और प्राइमरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे थर्ड वाले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, तो जाहिर सी बात है इसकी रिएक्टिविटी भी SN1 के प्रति ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। देख लेते हैं थर्ड वाला ऑप्शन। एक कार्बन जिससे लगाए एक फिनाइल ग्रुप लगाए C6H5, सेकंड वैलेंसी से लगाए मिथाइल ग्रुप लगाए, थर्ड वैलेंसी से लगाए फिनाइल और फोर्थ वैलेंसी से लगाए Br लगाए, बोमीन लगाए। जब यहाँ से बोमीन बाहर निकलेगा तो इस वाले कार्बन को पाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बोकैटायन हो जाएगा टर्शियरी कार्बोकैटायन हो जाएगा और टर्शियरी कार्बोकैटायन के साथ साथ ये रेजोनेंस भी स्टेबलाइज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, तो इसकी रिएक्टिविटी SN1 के प्रति भी मैक्सिमम हो जाएगी। आंसर हो जाएगा थर्ड। कब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कोचिंग का फ़ोन है, कब रिकॉर्डिंग कर चल रही है बता दो। ऑन तो ठीक है। आगे नेक्स्ट मिला लो फ़ोन फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में आइए, हाउ मच सल्फ्यूरिक एसिड बी डिजॉल्व इन अ हाफ लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन हैव pH 1.7। क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन की pH गिवन है 1.7 और क्वेश्चन ने यहाँ पे आपसे हाउ मच अमाउंट ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड और क्वेश्चन ने यहाँ पे आपसे सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट पूछा है। आइए H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जब आप इसे वाटर में लेके जाएंगे तो अपने आयनों में टूट के अलग हो जाएगा और यहाँ से हमें मिलेगा H+ आयन मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में H+ आयन की कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, पूरी तरीके से अपने आयनों में टूट के अलग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको इसके लिए pH की वैल्यू आपको गिवन है 1.7 गिवन है। हमें यहाँ पर H+ आयन की कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे pH इक्वल टू माइनस का log
H प्लस आयन की कंसंट्रेशन pH आपको गिवन है 1.7 इक्वल टू माइनस का लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो यहाँ से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी तो 10 की पावर माइनस का 1.7, तो 10 की पावर हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 10 की पावर 0.3, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। ठीक है, तो यहां से आपकी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ गई 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोलर। ये आपकी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ गई 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मोलर आ गए। अब ध्यान रखिएगा, जो मोलरिटी होती है, मोल ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ 1 लीटर या 1000 ml ऑफ अ सॉल्यूशन होती है। मतलब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन आई है वो 1000 ml ऑफ अ सॉल्यूशन के लिए आई है, बट क्वेश्चन में आपसे 500 ml, बट क्वेश्चन में आपसे हाफ लीटर, क्वेश्चन में आपसे 500 ml ऑफ सॉल्यूशन की बात चल रही है, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन आई है वो आई है 1000 ml ऑफ अ सॉल्यूशन के लिए आई है। हम कह सकते हैं कि 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है वो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 है, तो 500 ml सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगी 10 की पावर माइनस 2 मोलर। अब ये आपकी जो कंसंट्रेशन आई है 10 की पावर माइनस 2 मोलर, ये आई है 500 ml सॉल्यूशन की आई है, क्योंकि क्वेश्चन में हाफ लीटर की बात हो रही है। ठीक है, तो हमने हाफ लीटर के लिए जो कंसंट्रेशन निकाली है वो 10 की पावर माइनस 2 मोलर निकाल लिए। अब हमें निकालना है अमाउंट ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड निकालना है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। मोलरिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब मोल ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन ml, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000। मोलरिटी कितनी आ गई? 10 की पावर माइनस 2 आ गई। मोल ऑफ सॉल्यूट आपको निकालने हैं यहाँ से। वॉल्यूम आपको दिया गया हाफ लीटर, हाफ लीटर का मतलब हो गया कि यहाँ पे हो गया 500 ml हो गया, 500 ml सॉल्यूशन हो गया इंटू 1000, तो मोल आपके आ जाएंगे 10 की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके मोल आ गए। मोल ऑफ अ सॉल्यूट आ गया। हमें मोल ऑफ सॉल्यूट नहीं निकालना था, हमें तो यहाँ पे मास ऑफ अ सॉल्यूट निकालना है। सो मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड 98। मोल के स्थान पर रखेंगे 10 की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन 98। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 49 इंटू 10 की पावर माइनस 2, या आप ये भी कह सकते हैं 0.49 ग्राम। ये हो जाएगा मास ऑफ आ सल्फ्यूरिक एसिड, आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन मीन्स। क्वेश्चन ने कहा कि बताइए ऑक्लूडेड हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है। देखिए, जो ऑक्लूडेड हाइड्रोजन होता है ये मेटल की सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एब्जॉर्ब ऑन अ मेटल सरफेस। जो ऑक्लूडेड हाइड्रोजन होता है ये मेटल की सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट, मैचिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको हीलियम, नियन और आर्गन दिया गया है और उनके आपको यूजेस दिए गए। आपको सही मैचिंग करनी है। हीलियम, जो हीलियम होता है इसका यूज किया जाता है एमआरआई में। जो हीलियम होता है इसका यूज करते हैं एमआरआई में करते हैं।
सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, आपको याद होना चाहिए नियॉन, जो नियॉन होता है इसका यूज किया जाता है बोटेनिकल गार्डन में एंड बेकन लाइट में। जो नियॉन होती है इसका यूज करते हैं बोटेनिकल गार्डन एंड बेकन लाइट में यूज किया जाता है। आर्गन, आर्गन का यूज किया जाता है एयर सेंसिटिव में। तो इसका जो राइट मैचिंग होगी, फर्स्ट की होगी, ए की होगी थर्ड, बी की होगी थर्ड और फोर्थ, और सी की होगी फर्स्ट। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following is a electronic configuration of gadolinium होता है आई थिंक। हाँ, आइए हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताना। देखिए गैडोलिनियम जो होता है ये 4F सीरीज की मेटल होती है, जो कि जिसका पीरियड नंबर 6 होता है। ये थर्ड बी ग्रुप से 14 एलिमेंट बाहर निकलते हैं। ये 4F सीरीज की होगा, पीरियड नंबर 6 होगा, थर्ड बी ग्रुप से निकलती है। तो यहाँ पे एक कदम ऊपर की इनर्ट गैस लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा जीनन। अभी थर्ड बी ग्रुप से बाहर निकलता है, तो जाहिर सी बात इसका थर्ड बी ग्रुप कंप्लीट होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6H2 5D1 और 4F7 हो जाएगा। ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 6H2 5D1 4F7। यस, फर्स्ट आंसर इज द राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या है? द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स आयन कोबाल्ट। हमें यहाँ पे कोबाल्ट के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। कोबाल्ट पे चार्ज आएगा CO F6 और चार्ज दिया गया है -3, तो x -6 इक्वल टू -3, x बाहर आ जाएगा +3। तो यहाँ पे कोबाल्ट पे चार्ज आ गया +3 आ गया। आइए कोबाल्ट, इसका एटॉमिक नंबर होता है 27 होता है, और हमें यहाँ पे बताना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले आपको इसका करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे 1H2 2H2 2P6 3H2 3P6 4H2 3D। चेक कर लीजिए, 10 दोबारा 10 दोबारा 6 20 और 3D 7, ये हो गया। बट यहाँ पे आप देखेंगे इसके ऊपर चार्ज +3 चार्ज आया है। +3 चार्ज का मतलब है कि इसने अपने वैलेंस सेल से 3 इलेक्ट्रॉनों को निकाला होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से चले गए और 1 इलेक्ट्रॉन डी सबसेट से चला गया। तो यहाँ पे इसका जो एक्चुअल रियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा वो हो जाएगा 4s0 3d6 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे देखने थे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो यहाँ पे आप देखिए 3d सबसेल जिनमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, एक इलेक्ट्रॉन सभी को दे दें ये। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 4 आ गए। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 4th हो जाएगा। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में। क्वेश्चन नंबर 90, द रिएक्शन। क्वेश्चन में आपको एक केमिकल रिएक्शन दी गई और क्वेश्चन में आपसे इंफॉर्मेशन पूछी, बताइए कौन सी रिएक्शन होगी। एल्किल हैलाइड, यहाँ पे आपको टर्सी एल्किल हैलाइड दिया गया जो कि वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से Br- बाहर निकल रहा है और यहाँ से OH- आयन अंदर जा रहा है। तो प्रोडक्ट बन रहा है, Br- आयन बाहर निकल गया और OH- आयन अंदर चला गया। मतलब यहाँ पे एल्किल हैलाइड से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हो रहा है
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल बाहर जा रहा है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल अंदर आ रहा है, तो यहां पे होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन हैज अ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ अ हीट ऑफ अ हाइड्रोजनेशन। क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए इनमें से सबसे ज्यादा हीट ऑफ अ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू किसकी होगी। तो हम जानते हैं कि जो हीट ऑफ अ हाइड्रोजनेशन होता है, क्वेश्चन नंबर 91 की बात कर रहा हूं मैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होता है। और एल्कीन की स्टेबिलिटी को कैसे चेक करते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उस एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना कम हो जाएगा। तो यहां पे दूर से हमें दिखाई पड़ रहा है कि ऑप्शन नंबर 4, यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सबसे कम होंगे, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4। चेक कर लेंगे, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन देखना है, यहां पे एक अल्फा हाइड्रोजन होगा और यहां पे 2 होंगे, तो कुल मिला के इसके पास टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा हो जाएगी। बाकी सब में आप चेक करेंगे अल्फा हाइड्रोजन इससे ज्यादा ही होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है कि द मिनिमम नंबर ऑफ एमाइड आइसोमर फॉस्फोर। क्वेश्चन पूछा है कि यहां पर एमाइड के कितने मिनिमम नंबर ऑफ आइसोमर पॉसिबल है। ठीक है, एमाइड 3 कार्बनों का एमाइड आपको दिया गया है, हमें 3 कार्बनों के एमाइड में नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर बताने हैं। तो पहला हो जाएगा आपका एमाइड CH3 CH2 CONH2, ये आपको बन गया पहला एमाइड हो गया। अब इसका दूसरा आइसोमर बनाएंगे हम लोग, तो इसकी आप पोजीशन चेंज कर दीजिएगा, CO हो गया और CH3, ये आपका बन गया सेकंड आइसोमर बन गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये इन दोनों को मैंने बनाया है चैन आइसोमर की हेल्प से। ठीक है, अब देखिए आप थर्ड वाला देख लीजिएगा क्या बनेगा, ये आपको बन गया थर्ड आइसोमर बन गया। इसी प्रकार से आपको बस आइसोमर बनाने हैं। आइसोमर वो होता है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा, और आपको क्या बनाना है, एक और बन जाएगा इसका ये। कुल मिला के यहाँ पे 4 आइसोमर पॉसिबल है, 2 मैंने चैन बना दिए हैं और बाकी दोनों आपस में मीटर बनोगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एमाइड के 4 आइसोमर पॉसिबल है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93, ए हाइड्रोकार्बन हैज द मोलर मास 86, द नंबर ऑफ अ चैन आइसोमर। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास कोई एक अननोन हाइड्रोकार्बन है, हमें उस हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दिया है, हमें क्या दिया गया है, हमें उस अननोन हाइड्रोकार्बन का मोलर मास दिया गया है और क्वेश्चन बताया है, पूछा है कि बताइए इसके कितने आइसोमर बनाए जा सकते हैं, चैन आइसोमर, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपको पता करना पड़ेगा ये कितने कार्बनों का एल्केन है। तो 5 ये हो जाएगा H14 हो जाएगा, 14 हो जाता है 86 हो जाता है। यस, ये 6 कार्बनों का एल्केन होगा। अब हमें 6 कार्बनों के एल्केन के चैन आइसोमर बनाने हैं। पहला आपका आइसोमर बन जाएगा, ये आपका बन गया नॉर्मल हेक्सेन बना देते हैं।
अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन हर जगह लगा होगा, प्रत्येक कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा होगा। ये आपका हो गया 6 कार्बन का एल्केन हो गया। अब हम बनाएंगे 5 कार्बनों का और एक लगा देंगे मिथाइल सब्स्टिट्यूशन में। ठीक, ये हो गया तीसरा बनाइए। अब आप इसकी पोजीशन चेंज कर दीजिएगा तीसरे में। जब हमने यहाँ पे लगा दिया पोजीशन आइसोमर हो गया, चेंज हो गया यहाँ पे। अब आपका फोर्थ बन जाएगा। अब आप पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं, अब आपको एक कार्बन फिर से निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे मिलेंगे 4 कार्बनों की प्रिंसिपल चेन होगी और यहाँ पे लगा देंगे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा देंगे, एक यहाँ पे लगा देंगे C और एक यहाँ पे लगा देंगे A। ये बन गया 4 नंबर। और 5 नंबर बनाइए। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप पोजीशन चेंज कर देंगे एक मिथाइल की, एक कार्बन यहाँ पे लगाएंगे, एक यहाँ पे लगा दिए। देखिए यहाँ पे मैंने पोजीशन चेंज कर दी है। तो कुल मिला के 5 आइसोमर पॉसिबल है। हेल्केन के चेन आइसोमर में 5 बन सकते हैं चेन आइसोमर। आंसर हो जाएगा 1। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। The correct statement about the compound AB and C। आइए हमें देखना है कि ये क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, इनर्शियल होगा, क्या होगा। तो पहले हम चेक करेंगे A और B को। A और B, A और B आपस में हो जाएंगे इनर्शियल हो जाएंगे। A और B आपस में इनर्शियल हो जाएंगे। उसका जो आंसर हो जाएगा A और B कहीं दिया गया इनर्शियल, यस खोल दिया गया है। आप देखिए जब आप यहाँ पे मिरर इमेज लगाएंगे, जब आप इसको इन द प्लेन 180 डिग्री एंगल पर रोटेट करेंगे तो इसकी जस्ट मिरर इमेज बन जाएगी। 180 डिग्री एंगल पे रोटेट करने पे ये इसकी जस्ट मिरर इमेज बन जाएगी, जो कि सुपर इम्पोज नहीं करेगी। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इनर्शियल हो जाएंगे। ठीक है, इसको चेक करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एक मिरर लगा दीजिए। अब इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, पास वाला पास में, देखिए पास वाला पास में, दूर वाला दूर, और ये दोनों सेम रहेंगे। ये दिक्कत होने लगी, ये देखिए ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, इनर्शियल कहलाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में आपसे पूछा गया बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया इन O2 आयन में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो इसका आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ एटॉमिक नंबर इनटू इट्स नंबर प्लस माइनस का चार्ज। हालांकि आपको निकालना आता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, कितने आइटम, 2 आइटम है, और चार्ज कितना -2, तो यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आप लोग को इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना नहीं बताऊंगा। आप लोग को पता है अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है तो यहाँ पे इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 1 होगा। सर ने आप लोगों को क्लास पढ़ाया होगा कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है तो वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96। A fruity smell is produced by the reaction of ethanol with, अच्छा भाई, fruity smell क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं किसी कंपाउंड के साथ तो वहां पर फ्रूटी स्मेल आती है। वो कौन सा कंपाउंड है जिसके साथ रिएक्शन करने पर फ्रूटी स्मेल आती है? तो हम कहेंगे CH3COOH एसिटिक एसिड। ये कहलाती है एस्टिफिकेशन रिएक्शन कहलाती है। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करते हैं
तो वहां पर ईस्टर का फॉर्मेशन होता है और एक मोल वाटर बाहर निकल जाता है, तो ये रिएक्शन कहलाती है ईस्टिफिकेशन रिएक्शन कहलाती है। और यहाँ पे हो जाएगा ये देखिए ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ईस्टिफिकेशन। फ्रूटी स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल देता है, आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 कभी मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 79 पे। आप लोग को याद होगा कि क्वेश्चन नंबर 79 पे मैंने वहां पे इसकी रिएक्शन कराई थी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और फिर सेकंड स्टेप में मैंने लिया था वाटर लिया था। तो वहां पर बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, वहां पे मैंने इसको डिस्कस किया है, आंसर जाएगा सेकंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट ए पूछा गया कि यहाँ पे प्रोडक्ट ए क्या बनेगा। ये रिएक्शन कहलाती है रोजेन-मुंड रिडक्शन कहलाती है। ये जो रिएक्शन होती है ये कहलाती है, आपको याद होना चाहिए, रोजेन-मुंड रिडक्शन, रोजेन-मुंड रिडक्शन कहलाता है। और यहाँ पर बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, फिनॉल। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या है कि फिनॉल को हम ट्रीट करवा रहे हैं, फिनॉल ट्रीट कर रहा है क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव सैलिसिलडिहाइड का फॉर्मेशन होता है। याद रखिएगा, जब फिनॉल को हम क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो वहां पर सैलिसिलडिहाइड का फॉर्मेशन होता है। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट हैंडेड नंबर क्वेश्चन, एसीटोन इज treated with the excess of ethanol in presence of हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द प्रोडक्ट ऑब्टेन। यहां पर इन्होंने एसीटोन को ट्रीट करवाया है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ इथेनॉल। एसीटोन को ट्रीट करवा रहे हैं एक्सेस ऑफ इथेनॉल, तो बताइए यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। एसीटोन, ये आपका हो गया एसीटोन हो गया, और यहां पे हमने ले लिया इथेनॉल ले लिया। दो मोल इथेनॉल को लेना पड़ेगा यहां पे हम लेते हैं 2 मोल इथेनॉल को लेते हैं, तो यहां से वाटर का रिमूवल हो जाता है, वाटर का रिमूवल हो जाएगा, और यहां पे आपका बन जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा ये फोर्थ वाला।